मेजर थीम्स है यहाँ पे ट्विलाइट इन दिल्ली। आप लोगों के जो पास पेपर्स हैं उनमें से घुमा फिरा के ये 3-4 क्वेश्चंस ही हैं जिसमें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, मेजर थीम और जो इसकी मेन थीम है जिसमें जो है ट्विलाइट इन दिल्ली में डिक्लाइन दिखाया गया है कल्चर ऑफ दिल्ली का, तो उसके ऊपर बेसिकली सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कल मैंने आप लोगों को पास पेपर्स शेयर किए थे, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के पेपर्स आते हैं। और तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तकरीबन एक ही जैसे हैं, ठीक है। डिस्कस द मेजर थीम्स इन ट्विलाइट इन दिल्ली। Ahmad Ali has introduced a number of themes in the novel. The novel works at various levels to bring a coherent whole to readers' delight. On the literal level, it is the sad tale of Mir Nihal and his family's tragic downfall. It also runs deep to become an inference to all humanity, as it works at both individual as well as general level. अगर हम थीम्स को देखें तो इसमें जो मेजर थीम है वो एक्चुअली जो है हमारा यही है कि एक फैमिली का ट्रेजिक डाउनफॉल दिखाया गया है और एक सैड टेल है मीर निहाल की और उसकी फैमिली का डाउनफॉल है। अब जो है इट ऑल्सो रन्स डीप टू बिकम एन इन्फरेंस टू ऑल ह्यूमैनिटी, और ये जो है इन्फरेंस टू ऑल ह्यूमैनिटी को भी शो करता है और ये जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी हम इसको देखते हैं और एक जनरल लेवल पे भी देखते हैं। Not only that is the decline of a family, that is the decline of the whole generation, whole nation, जो कि इसके अंदर दिखाया गया। Ahmad Ali clearly states the major themes he has explored in Twilight in Delhi in the following words: "My purpose in writing novel was to depict a phase of our national life and decay of a whole culture." उसने ये कहा कि मेरा जो मेन पर्पस है, वो कहता है कि मेरा जो मेन पर्पस है इन राइटिंग द नॉवल वाज टू डिपिक्ट अ फेज ऑफ आवर नेशनल लाइफ, कि मैं जो हूँ एक फेज जो हमारी नेशनल लाइफ है उसको डिपिक्ट करना चाहता हूँ, एंड डिके ऑफ अ होल कल्चर, और उसने एक पूरे कल्चर का डिके डाउनफॉल दिखाया है। अ पर्टिकुलर मोड ऑफ थॉट एंड लिविंग, उसने जो है एक पर्टिकुलर मोड ऑफ थॉट और लिविंग दिखाया है कि उस जो नेशनल लाइफ में उस दौर के जो लोग हैं, उस कल्चर के जो लोग हैं वो कैसा सोचते और कैसे रहते थे, यानी कि उनकी कल्चरल वैल्यूज क्या थी। वैल्यूज नाउ डेड एंड गॉन ऑलरेडी राइट बिफोर आवर आईज, ऐसी वैल्यूज जो ऑलरेडी डेड हो गई हैं और हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो चुकी हैं। The domestic life is considered to be the pivot of any culture or a society. No portrayal of any particular culture is possible without the explanation of the domestic life it entails. ये जो डोमेस्टिक लाइफ है वो जो है पाइवट है किसी भी कल्चर या सोसाइटी का। कोई भी पोर्ट्रेयल किसी पर्टिकुलर कल्चर का वो पॉसिबल नहीं है विदाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, जो कि वो एंटेल करता है, यानी कि जो उसकी चली आ रही होती है डोमेस्टिक लाइफ। आप किसी भी कल्चर को उसकी डोमेस्टिक लाइफ को एक्सप्लेन किए बगैर किसी भी कल्चर को नहीं समझ सकते। द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अ सब डिवीजन ऑफ द हाउस इनटू टू पार्ट्स, मर्दाना एंड जनाना। ठीक है, उसने जो है सब डिवाइड किया हुआ है हाउस को टू पार्ट्स के अंदर, मर्दाना और जनाना। उस दौर में कुछ यूं हुआ करता था कि घर के एक्चुअली दो पार्ट्स हुआ करते थे। जो बड़े सगीर का जो कल्चर था, स्पेशली जो मुस्लिम कल्चर था, वहाँ पे जो मुस्लिम फैमिलीज थी, ये हमारी नानी ने भी हमें बताया था कि हम लोग जो है मतलब हमारे घरों के दो पार्ट्स होते थे, एक तरफ मर्द रहा करते थे और एक तरफ औरतें रहा करती थी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द मर्दाना एंड जनाना, यानी कि दो पार्ट्स हुआ करते थे घरों के। The architect of a house chiefly exemplifies the way of thinking of its dwellers and their lifestyle. और आर्किटेक्ट जो था हाउस का वो चीफली एम्पलीफाई करता था वे ऑफ थिंकिंग ऑफ dwellers और उनके लाइफस्टाइल को। The responsibilities of men and women are clearly distinguished. The women wait for their men from morning till evening for provision, और women जो है वो वेट करती थी men का from morning till evening for provision. The men admit the supremacy of women in domestic affairs. In Indian Muslim culture, men feel pride in protecting their women from danger.
और इंडियन मुस्लिम कल्चर में मेन जो है वो बहुत ज्यादा प्राइड फील करते थे इन प्रोटेक्टिंग देयर वीमेन फ्रॉम डेंजर, ठग्स और रॉबर्स। मेन जो है बड़ा प्राउड फील करते थे जब वो अपनी वीमेन को बचाते थे डेंजर से, ठग से और रॉबर्स से। दे हैव नो कंट्रीब्यूशन इन अरेंजमेंट ऑफ होम, और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था अरेंजमेंट ऑफ होम में। टू अरेंज फॉर द फीस्ट एंड सेलिब्रेशन स्ट्रिक्टली कम्स अंडर द वीमेन्स डोमेन। द ड्यूटी ऑफ मैन इज टू प्रोवाइड मनी एंड रिसोर्सेज। ड्यूटी ऑफ मैन क्या था कि उनका बस एक ही काम होता था कि वो मनी प्रोवाइड करते थे और रिसोर्सेज प्रोवाइड किया करते थे। The novel deals with various kinds of rituals and customs common to humankind. The festivities of marriage and childbirth are celebrated worldwide. Similarly, the description of funeral and sickness arouse the feelings of despair and gloom in the parts of the world. Hence, the cycle of the life and death takes place in through the ambivalent feelings of the rapture and rejection, failure and achievements, quarrels and reconciliation. The universal and commonly shared theme of love and marriage, fidelity and infidelity also become the interest of the writer. The writer has given vivid and graphic description of the city of Delhi in a multifaceted way. He has successfully tried to cater all the dimensions of its landscape, its sights and sounds, as if the writer is taking the reader on a journey and the reader literally start walking the lane of Delhi. अब जो है वो उसने पूरी कोशिश की कि वो कैटर करे तमाम डायमेंशंस को, उस लैंडस्केप के, उसकी साइट्स को, उसके साउंड्स को। राइटर जो है वो एक जर्नी, टेकिंग द रीडर ऑन अ जर्नी, रीडर को एक जर्नी पे ले जाता है। एंड द रीडर लिटरेली स्टार्ट वॉकिंग द लेन्स ऑफ दिल्ली। तो रीडर जो है लिटरली वो जो है उसको ऐसे लगता है कि वो लेन्स ऑफ दिल्ली में वॉक कर रहा है। ही आल्सो ट्राइज टू ऑफर एन इनसाइट इनटू पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल डिटेल्स एज इफ अहमद अली मीन्स टू पोर्ट्रे द सिटी ऑफ दिल्ली एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर। और उसने पूरी कोशिश की कि वो एक इनसाइट हमें दिखाए, मतलब उसने पेनिट्रेट कर गया इनटू द पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिटेल्स में, एज इफ अहमद अली मीन्स टू पोर्ट्रे द सिटी ऑफ दिल्ली एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर। क्योंकि वो जो है उसने अहमद अली ने इस सिटी ऑफ दिल्ली को एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर जो है वो पोर्ट्रे किया है, विच इज अलाइव एंड ब्रीदिंग थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉवल, जो कि अलाइव और ब्रीदिंग है थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉवल। The novel Twilight in Delhi revolves around the devastation and destruction of a grand culture and civilization. ठीक है, अब ये जो है बेसिकली शो करता है, रिवॉल्व अराउंड है किसके, डिस्ट्रक्शन की और डिवास्टेशन ऑफ अ ग्रैंड कल्चर और सिविलाइजेशन। अहमद अली पोर्ट्रेज द एथिकल डिस्क्रिपेंसी एंड malformation ऑफ हिज कैरेक्टर्स। उसने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है एथिकली डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी कहते हैं फॉल्ट्स को, उनके जो एथिकल फॉल्ट्स थे, उनके कैरेक्टर जो फ्लॉज थे उसने, और मेल फॉर्मेशन ऑफ हिज कैरेक्टर। मेल फॉर्मेशन कहते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से और वक्त के हिसाब से आप लोग जो हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो सूटेबल ना हो। ठीक है, उस हिसाब से कैरेक्टर्स ना हो, यानी कि जो वक्त की जरूरत है उस हिसाब से वो जो उसके कैरेक्टर्स थे वो मेल फॉर्मेशन ऑफ हिज कैरेक्टर्स उसने शो किया। द मेल कैरेक्टर्स आर अनरूली एंड betrayed. They are indulge in frivolous activities like kites and pigeon flying and wasting their time in the useless pursuits of alchemy. मेल कैरेक्टर्स जो थे वो अनरूली और betrayed थे। वो जो है इंडल्ज थे इन फ्राइवलस एक्टिविटीज जैसे कि काइट्स और पिजन फ्लाइंग, वेस्ट कर रहे थे वो अपना टाइम इन यूजलेस परस्यूट्स ऑफ अल्केमी। आज के दौर का भी यही डिलेमा है। एट दिस टाइम अगर घर का मर्द है तो वो यही समझता है कि मेरा काम सिर्फ कमाना है और उसके बाद जो है सिर्फ टीवी देखना है, नवाज शरीफ इमरान खान की कहानियां सुननी है और रात को सो जाना है। ठीक है, और जो खवातीन है उनका, उनको लगता है शायद हमारा जो फर्ज है वो एक ही फर्ज है, वो सुबह उठना है, दोपहर सुबह का नाश्ता बनाना है, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना है, रात का खाना बनाना है, 8 बजे का ड्रामा देखना है, फेसबुक की चैट स्क्रॉल करनी है, व्हाट्सएप देखना है और बात खत्म हो गई।
तो दैट इज द थिंग, दीज आर दोज फ्राइवलस एक्टिविटीज. खाना पकाना इज ओके, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग अपने घरों का खाना बनाते हैं, बहुत गुड, मतलब अच्छी बात है कि बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाते हैं, बट दैट इज नॉट द लाइफ कि आप सुबह से लेके रात तक सिर्फ खाने की फिक्र में रहें. आप टाइमली खाना बनाएं. 6 बंदे हैं तो 6 बंदों के लिए अलहदा खाना हम लोग बनाते हैं. वो सुबह दोपहर शाम का खाना नहीं होता. अगर हाँ आप उसको थोड़ा सा कंसाइज कर लें, कन्फाइन कर लें कि मैंने मॉर्निंग में 1 घंटा नाश्ता बनाना है, दोपहर में 1 ही घंटा, मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर किचन वाइंड अप करना है, और रात को 1 घंटे के अंदर अंदर किचन वाइंड अप करना है. सोचे हमारे बच्चों के लिए, तरबियत के लिए कितना टाइम निकलेगा. और वो जो तरबियत वाला एलिमेंट है ना, जब मर्द सिर्फ कमाने में और औरत सिर्फ खाना पकाने में लग जाती है और ड्रामे देखने में, और मर्द सिर्फ न्यूज चैनल देखने में लग जाता है और औरतें ड्रामे और इस चीजों में पड़ जाती है, तो फाइनली क्या होता है, हमारी जो जनरेशन होती है वो डिस्ट्रैक्ट होती है. अब यहाँ पे जो पिजन फ्लाइंग है, या उस दौर के अगर आप फ्राइवलस एक्टिविटीज देखें तो वो क्या थी, काइट्स एंड पिजन फ्लाइंग थी. आज की जो फ्राइवलस एक्टिविटीज है वो क्या है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया ने हम पेरेंट्स को इतना ज्यादा इंट्रैप कर लिया है कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है और जाना किधर है. तो दैट इज द malformation of us also, और दैट इज द dilemma of our time कि बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब और सोशल मीडिया. लाइक मर्द हजरात जो है सुबह से लेके मेरे ख्याल है शाम तक उनकी सुबह होती है यूट्यूब और न्यूज़ चैनल्स के साथ होती है, और उनकी रात भी यूट्यूब और जो है अ, इसी न्यूज़ चैनल्स के साथ ही होती है. घर आते हैं बच्चों को पहले, बाद में देखते हैं, पहले मर्द हजरात आजकल के जो हैं वो टीवी ऑन करते हैं और सबसे पहले वो चेक करते हैं आज यूट्यूब पे न्यू जो इंफॉर्मेशन है वो क्या आई है. तो दैट इज द मेल फॉर्मेशन के फाइनली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है. देयर फीमेल्स ऑन द अदर हैंड आर क्वाइट uninformed of the reality. वो टोटली uninformed थी of the reality and seem indifferent to what is happening around them. औरतें जो होती हैं वो टोटली अनइन्फॉर्म्ड होती हैं रियलिटी, और उनको अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो जाए. वो जो एक उनको लेबल दे दिया जाता है सिर्फ वो उसी के गिर्द घूमती रहती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन दे रिमेन कन्फाइंड विद द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. वो जो है कन्फाइन होके रह जाती हैं उन फोर वॉल्स ऑफ हाउसेस. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन. और क्योंकि वो कन्फाइन हो जाती हैं उस फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, इस वजह से उनको राइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन जो है वो उससे बहुत ज्यादा मतलब दूर होती हैं, डिप्राइव्ड रह जाती हैं, उनको वो नॉलेज और एजुकेशन नहीं मिलता. कभी आप कंपेयर करें जरा इन खवातीन के दौर को और अपने दौर को. आज हम भी चार दीवारी के अंदर रह के बहुत कुछ कर सकते हैं जो पहले की औरतें नहीं कर सकती थी. वो बाहर नहीं निकल सकती थी एजुकेशन के लिए और नॉलेज के लिए. क्यों? क्योंकि दे वर कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स. अब आप देखें कि इल्म की इतनी भरमार हो गई है, नो वन कैन से दस कि जी मैं घर के अंदर रह के इल्म नहीं सीख पाई. ठीक है, उस दौर की औरतें तो आपको पता है वहां पे तो उस दौर की तो 5 पढ़ी हुई औरत भी एक एजुकेटेड औरत समझी जाती थी, और मर्द 8 से 10 पढ़ा हुआ होता था तो वो एजुकेटेड समझा जाता था. कभी जरा कंपेयर तो करें, आपको नहीं लगता हम लोग बहुत ब्लेस्ड है? हमारे हाथों में ये जो मोबाइल्स और टैबलेट्स और ये सारी चीजें आ गई, हम इनसे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं. जरा सोचें कि कभी रख के देखें जरा अपने आप को कभी नानियों दादियों के दौर में, उस दौर में रख के तो देखें, अंदाजा करें कि वी आर हाउ मच वी आर ब्लेस्ड. तो वो डिप्राइव थी राइट ऑफ नॉलेज और एजुकेशन से, बट वी आर नॉट. और हम इस चीज को भी रोते हैं कि हम अपने घरों में खुश नहीं है. अहमद अली ऑल्सो हैज एम्प्लॉयड द थीम ऑफ टाइम एंड टाइड इन द नॉवल. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो औरतें थी जो मतलब हर वक्त अपने आप को बिजी रखती थी दूध निकालने में, गाय संभालने में, भैंसे संभालने में. आपको पता है उस दौर में घरों में वो खेतों में भी जाती थी, फसलें काटा करती थी, बहुत कुछ करती थी औरतें. लेकिन आज के दौर में देखिए हमारे पास कितना टाइम है. वो 11 बच्चे पालती थी, हम 1 2 या 3 मैक्सिमम, और हम उनको भी रो रहे होते. हाय बच्चे, हाय बच्चे, हाय बच्चे. हम मशीनों के दौर में रहते हैं, वो सिंपल दौर में रहा करती थी. कभी कंपेयर तो करें, अंदाजा होगा कि
मतलब हमारे पास इतना टाइम निकल सकता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ना, दीज आर जस्ट द क्लिक्स। चाहे आप उसको प्रोडक्टिव बना लें और चाहे आप उसको देखें, जो टीवी का चैनल है ना, वो भी एक क्लिक पे ही खुलता है। यूट्यूब का एक चैनल भी एक क्लिक पे ही खुलता है। एट दिस टाइम नॉलेज इज एट आवर फिंगर टिप्स। ये जो नॉलेज है ना, इस वक्त हमारी फिंगर टिप्स पे है। हमारे हमसे ज्यादा बुरा हिसाब होना है। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, तुम्हें तो नॉलेज घर में दिया था, तुमने हासिल किया था कि नहीं किया था? तो क्या कहेंगे हम अल्लाह ताला को? The Ahmad Ali also has employed the theme of time and tide in the novel. अब वो एम्प्लॉय करता है थीम ऑफ टाइम और टाइड भी नॉवल के अंदर। ही वेव्स a story on the universal fact that time and tide waits for none. वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। Despite all the chaos, life goes on. Dham calendar God will give. Dham calendar God alone. Dham calendar God will give. Dham calendar God alone. The rhythmic and continuous beat of dham 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 becomes synonymous with the theme of time and tide. The flapping of pigeon wings appears as a repetitive strain throughout the novel. It keeps reminding of the lapse of the time and tide of life. Though human beings are most affected by the carnage of time, yet the writer feels the brutality and covetousness of time even for the intimate and absurd creatures like cities, crossroads, all monuments are also affected by the carnage of time. वक्त के थपेड़ों से जो है ना, हर इंसान इफेक्ट होता है, एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, वही वो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो वर्स्ट इफेक्ट होते हैं बाय द कार्नेज ऑफ टाइम। और राइटर भी ये फील करता है ब्रूटैलिटी एंड कॉवियटनेस ऑफ टाइम इवन फॉर द इंटीमेट एंड एब्सर्ड क्रिएचर्स लाइक सिटीज। यहाँ तक कि सिटीज, क्रॉस रोड्स, ऑल द मोनूमेंट्स ये भी टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इमारतें भी पुरानी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वक्त के साथ साथ वक्त की जो थपेड़े हैं उनसे, या वक्त की क्रुएलिटी जो है उससे कोई बच नहीं सकता। The heartlessness of time has been lamented at several instances. The cruelty of time and tide becomes an extensive undercurrent of the novel. Heartlessness of time जो है वो भी lamented at several instances. The cruelty of time और tide जो है वो एक extensive undercurrent of the novel बन चुकी है. Many parallel themes are running into light in Delhi. Ahmad Ali has handled the theme of change in a different way. He presents change as an inevitable law of nature that is both irresistible and unbeatable. The theme of change has been dealt with at different levels. The change in culture and tradition, the change in beliefs and practices, and the change in vicinity are few important examples of the treatment of change. The change in rulers, the change in weather have been treated at the backdrop of the novel. थीम ऑफ चेंज जो है बेटा, वक्त के साथ साथ जो है चेंज आता है, और चेंज जो है वो प्रेजेंट्स, मतलब ही प्रेजेंट चेंज एज एन इनएविटेबल लॉ ऑफ नेचर दैट इज बोथ इररेजिस्टिबल एंड अनबीटेबल। चेंज जो है वो हमेशा इररेजिस्टिबल और अनबीटेबल होता है। यू कैन नॉट, जैसे कहना चाहिए ना, रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, चेंज आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। द नॉवल इज द पोर्ट्रेयल ऑफ रिदम ऑफ लाइफ। रिदम इन अ मीन, वो जब धम धम बोलता है, इट मीन्स कि दीज आर रिप्रेजेंटिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। और ये जो है change in belief practices, change in vicinity are few important examples जो कि change आता है, और the change is the ruler, और यही change है जो ruler होता है। The change in weather have been treated at the backdrop of the novel. The theme of generation gap is one of the most important themes in the novel. Mir Nihal and Asghar seem to belong to two different planets. There is a little common in them. Both are foil to each other. There is lack of communication and lack of understanding between them. If Asghar is seen in conflict with his father, Mir Nihal also despises Asghar mongrel way of living and wearing English shoes and shirts. If Mir Nihal is the representative of older, Asghar is represented
representative of new order. Mir Nihal represents Asghar on the following English fashion. He says, "You are again wearing those dirty English boots. I don't like them. I will have no apping of frangies in my house. Throw them away." Sexual strains run in undercurrent of every society. अब जरा ये पहले तो इसको समझ लें कि what is the generation gap. That is the gap between the two generation. One is the old and second one is the new generation. जनरेशन गैप उस वक्त आता है जब हमारे अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. whenever हमारा और हमारे बच्चों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप और एक स्ट्रिक्टनेस आती है, एक रिजिडिटी आती है. किसी कुछ घरों में मर्द जो है वो रिजिड हो जाते हैं, फादर्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं. कुछ में औरतें जो माएँ होती हैं वो रिजिड हो जाती हैं. तो दैट डेवलप्स अ जनरेशन गैप, जिसकी वजह से एक जनरेशन गैप आता है. जनरेशन गैप हमेशा नुकसान देता है नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को. ठीक है, तो इस जनरेशन गैप को फिल अप करने के लिए मतलब ये एक ट्विलाइट इन दिल्ली की सूरत में जो अहमद अली है उसने रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से ये जनरेशन गैप जो है वो स्पॉइल करता है द नेक्स्ट जनरेशन को. जब पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों को नहीं समझ पाते, औरतें जो हैं वो सिर्फ घर की कुछ जिम्मेदारियों तक महदूद रह जाती हैं कि हमने सिर्फ खाना पकाना है और खिदमत गुजारी करनी है. देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इवन कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही जगह पे आई जब उसने अपने मतलब अपनी बहन को असगर फोन करता है और उसको सॉरी खत लिखता है और उसको कहता है कि मतलब उसको बल्कि इससे शादी करनी है. तो वो डायरेक्टली अपनी मदर से नहीं करता बल्कि किसके थ्रू कहलवाता है, अपनी बहन के थ्रू. तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द जनरेशन गैप कि असगर की ना तो कम्युनिकेशन उसके फादर के साथ थी, ना मदर के साथ, ना उसकी ताई जान के साथ थी. घर के किसी एल्डर के साथ उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था और दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रिजिड एटीट्यूड ऑफ द एल्डर्स, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं, औलादें जो हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर होती हैं. उसके बाद सेक्सुअल स्ट्रेन जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे. रन इन अंडर करंट्स ऑफ एवरी सोसाइटी. नो सोसाइटी हैज एवर बीन एबल टू resist its charm and consequences, even if it cannot be discussed openly. It makes its way through abuses, anecdotes, and jokes to make its presence felt. सेक्सुअल स्ट्रेन जो है वो अंडर करंट है एवरीथिंग का. कोई भी सोसाइटी हैज बीन एबल टू रेजिस्ट इट्स चार्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस. कोई भी इसके चार्म्स और कॉन्सिक्वेंसेस को रेजिस्ट नहीं कर सकी. If it cannot be discussed openly, it makes its way through abuses, anecdotes, jokes to make its presence felt. और अगर इसको डिस्कस ओपनली नहीं भी किया जाता तो इसको थ्रू अब्यूजेस यानी कि गालियों के थ्रू, एनेक्डोट्स इशारों के थ्रू या जोक्स में इसकी प्रेजेंस फेल्ट की जाती है. थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस द राइटर आइडेंटिफाइज द surge of sex present in the society. The writer thinks that the segregation of Zanana and Mardana has its worst effect on the society, since there is little contract between men and women. So both the sexes are fascinating to one another. Therefore, the suffocation in orthodox society finds its vent in the form of traces of homosexuality and visiting to prostitute. Though women also nurture feelings, emotions, and passions in their heart, yet they are taught from childhood to stifle such feelings, causing psycho disorder and hysteria. खवातीन को बचपन से ही उनको नर्चर किया जाता था. दो द वीमेन ऑल्सो नर्चर सॉरी उनके अंदर भी फीलिंग्स, इमोशंस और पैशंस होते थे उनके हार्ट में, लेकिन उनको मतलब ये बताया जाता था या उनकी तरबियत कुछ इस तरह से बचपन में की जाती थी कि वो अपनी फीलिंग्स को स्टिफल करके यानी कि छुपा के रखे, जिसकी वजह से बहुत से साइको डिसऑर्डर और हिस्टीरिया जो है वो सामने आए. नॉर्मली खवातीन को इसी तरीके से बताया जाता है, डराया जाता है. बच्चियां जो होती हैं अभी उनकी शादियां नहीं होती, माएँ बहुत सारी बातें उनको पहले से कह देती हैं कि आगे जाओगी तो पता नहीं किस तरह का ससुराल मिल जाएगा, तुम जाके आगे हमारा
नाक कटवा दोगी और पता नहीं क्या क्या बच्चियों को, अभी वो बच्ची बहुत छोटी होती है जब से उसको ससुराल के ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। शायद आप लोगों ने ना सुने हो, लेकिन जो है नॉर्मली ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो बच्चियां होती हैं वो शादी को एक अजाब ही समझ लेती हैं, और क्योंकि उनका गुमान वैसा हो जाता है ना, मैंने कहा ना जिंदगी गुमान पे गुजरती है, उनका गुमान वैसा हो जाता है तो उनको फिर आगे जाके भी यही लगता है, सास अच्छी भी होगी तो उसको यही लगेगा शायद बुरी है, क्योंकि उसने बचपन से ही यही सुना है कि वो इसी तरह की होती है। नंद अच्छी भी होगी तो उसको बुरी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि उसने बचपन से सुना है। सेम इज द केस विद द बोथ। तो दैट इज बेसिकली कि हमारा गुमान ही शुरू से गलत कर दिया जाता है, या हमें इतना डरा दिया जाता है बिफोर मैरिज थ्रू आवर पेरेंट्स, या जो हमारी मदर्स होती हैं, जो टिपिकल मदर्स होती हैं, वो इतना ज्यादा डरा देती हैं कि वो जो बच्ची जब आगे जाती है वो डरी सहमी जाती है, और उससे सही होने के बजाय काम सारे गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं साइको डिसऑर्डर और हिस्टीरिया का बायस बनती हैं। नॉर्मली हमारे घरों में अगर किसी बच्ची की शादी लेट हो गई है या कुछ भी है, तो माएँ उनके सामने डिस्कस करना शुरू कर देती हैं कि हाय मेरी बच्ची की तो शादी नहीं हो रही, पता नहीं कब होगी। इस वजह से बच्चियों को इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मिलता है, और हमारे लिए शादी के गिर्द ही हमारी कहानी घूमती रहती है। जो हमारे घरों का की ट्रेडिशन है ना, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में एक ही टॉपिक होता है और वो होता है शादी। ठीक है, ऑल दो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये फर्ज है, मुसलमान भी फर्ज है कि वो बच्ची जवान हो जाए तो आप उसकी फौरन से शादी कर दें, और ये सारा कुछ मतलब दैट इज द, बट इतना ज्यादा इस चीज को किया जाता है कि बचपन से मैंने कहा ना, एक ही दिमाग में बात घुसा दी जाती है कि तुम तो आगे जाओगी, तुम्हारी शादी होगी और तुम हमारी बेइज्जती करा दोगी, नाक कटवा दोगी। उसके जहन में इस हद तक ये चीज घोल दी जाती है कि वो पता नहीं उसको क्या समझ बैठती है कि कोई अजाब है और ये है वो है, हाय बच्चे पालने पड़ेंगे। पहले स्टार्टिंग में ये हो रहा होता है, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी हो जाती है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाते हैं, हाय बच्चे। ठीक है, हाय शादी, पहले शादी से पहले हाय शादी नहीं हो रही, शादी हो जाती, हाय शादी हो गई, फिर बच्चे हो जाते, हाय बच्चे हो गए, हाय बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। तो हमने हर चीज को जो है ना हाई बना दिया है, दैट्स वाई जो है हम अपनी मैरिड लाइफ से कभी खुश नहीं रह पाते। हम उसको मतलब ये चीजें हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ये हमारी वो है। अब बच्चे हो गए हैं, हाय बच्चे बड़े नहीं हो रहे, बड़े हो गए तो और प्रॉब्लम्स। तो दैट इज द थिंग कि हमारे अंदर एक्चुअली जो बेसिक कमी है वो शुक्रगुजारी की है, और जस्ट वेट एंड वॉच की कमी है। वो कहते हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच। तो उसकी वजह से आप देखें कि घरों में इस वक्त भी जो हमारी जो खवातीन हैं, आप नॉर्मली सिर्फ एक नज़र घुमा के देखें अपने पेरेंट्स की तरफ, जो स्पेशली खवातीन हैं, चचियाँ ताइयाँ खालाएं और ये वो, आप कभी देखें उनके मूड्स एकदम से अप एंड डाउन होते हैं? कभी सोचा ऐसे क्यों है? दैट इज द बेसिक थिंग कि उनके दिमाग में वो शादी घोल दी जाती है कि वो शादी होनी है तो तुमने सिर्फ खाने पकाने हैं और तुमने सिर्फ बच्चे पालने हैं और तुमने कुछ नहीं करना, और तुम्हारी उस वक्त जिंदगी खत्म हो जाएगी जब तुम्हारी शादी होगी। तो वो खवातीन यही समझ रही होती हैं अब तो हमारी जिंदगी खत्म होगी, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक दौर था वाकई खवातीन कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी वक्त बदल चुका है। एवरीथिंग इज इन एट योर फिंगर टिप्स नाउ। ठीक है, हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे है। तो दैट इज द थिंग, इसकी वजह से एक साइको डिसऑर्डर पैदा होता है। अगर आज के दौर में भी इस तरह से साइको डिसऑर्डर और ये हिस्टीरियाज हैं हमारे अंदर, हमारे जहनों में खौफ बिठा दिए गए हैं और बैठ भी गए हैं। और मैं हर तीसरी स्टूडेंट को, हर दूसरी स्टूडेंट को यही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ मुझे मिलती है बच्चियां। देयर इज सम हिस्टीरिया इन देम, वो डर है, वो खौफ है, वो उन बच्चियों को आगे नहीं जाने दे। और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी एट दिस टाइम इन पाकिस्तान। तो ये बेटा जो फीलिंग्स है, अब बात सारी ये है कि देखिए हम अपने बड़ों को बदल नहीं सकते, लेकिन बाद में आने वाली जनरेशन के साथ हम ये नहीं करेंगे।
तो दैट इज अ मैसेज थ्रू दिस नॉवल कि उस वक्त इस वजह से खवातीन जो है वो साइको डिसऑर्डर और हिस्टीरिया में जाती हैं. The theme of escapism is very important in the novel. Mir Nihal seems to be a passive and idle kind of man, with his interest in pigeon flying, visiting keeps or courtesans, and wasting time in alchemy. Almost all male characters are escapists and wasting their time in different kinds of frivolities and trivialities. मर्द हजरात भी इसी किस्म की फ्राइवलिटीज और ट्राइवलिटीज में अपना टाइम गुजारते थे और औरतों का भी यही काम है कि इसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया. हमारे तो फोन्स भी ऐसे ही होते हैं, फेसबुक भी चेक कर रहे होते हैं, हम यही चेक कर रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, किसने आज कितनी डीपीज अपलोड कर दी. और फोन पे अगर आप हमारी बातें सुन लेना, कभी रिकॉर्ड करके सुनिएगा दोबारा से, उसमें यही होता है फजूल किस्म की बातें, क्या पकाया है, कितना पकाया है, कल क्या पकाया था, मैंने ये पकाया, तुमने ये पकाया, उसने क्या किया, फलाने ने क्या किया. रिकॉर्ड करके कभी सुनिएगा. तो एक्चुअली वी आर इंडल्ज इन डिफरेंट फ्राइवलिटीज. ठीक है, दीज फ्रॉम सेंसिटिव टू इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, imaginative to realistic and detailed to minute. Ahmad Ali has given nearly all kinds of description. और ये जो है सेंसिटिव टू इंटेलेक्चुअल, इमोशनल टू फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव टू रियलिस्टिक एंड डिटेल टू माइन्यूट. अहमद अली जो है हमें हैज गिवन नियरली ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन. अहमद अली जो है हमें तमाम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन देता है. इफ इंग्लिश हैड बीन हिज नेटिव लैंग्वेज ही वुड हैव बीन मैचलेस. अगर इंग्लिश उसकी नेटिव लैंग्वेज होती तो वो मैचलेस होता. दीज आर द बेसिक थीम्स जो कि हम जो है इसके अंदर देखते हैं. अब यहाँ पे देखें एक आ रही यहाँ पे थीम ऑफ एस्केपिज्म. इस थीम ऑफ एस्केपिज्म को अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखे लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एक थीम जो है लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वो करें कि वो एस्केप. एक्चुअली एस्केपिज्म एक लिटरेरी टर्म है जिसमें आप अपनी दुनिया से निकल के एक इमेजिनेटिव दुनिया के अंदर चले जाते हैं. मीर निहाल जो है वो पैसिव और आइडल काइंड ऑफ मैन था विद हिज इंटरेस्ट इन पिजन फ्लाइंग. ठीक है, और विजिट करता था और कॉर्टिजन्स एंड वेस्ट टाइम इन अल्केमी, और टाइम वेस्ट करता था अल्केमी में. और जितने भी मेल कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, वो सारे के सारे एस्केपिस्ट थे. उनके अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो अपना टाइम वेस्ट करते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइवलिटीज के अंदर और ट्राइवलिटीज के अंदर. तो दैट इज बेसिकली द थिंग जो मेन थीम्स हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं कि किन वजूहात की वजह से दिल्ली का डिक्लाइन हुआ था, जिसमें मेन जो है वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दिखाई थी कि जो एंसेस्टर्स की लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द सिंबलिज्म. अभी जो है